के राम जेठमलानी थे, उनके साथ होना ही अपने आप में एक फीलिंग था। बहुत बार जब हम लोग देखते थे, हम लोग अपने आप को चूटी काट के देखते थे कि ये आदमी को हम देख रहे हैं जी। और जब हम उनके साथ इंटर्नशिप करते थे 2008-9 में, तो उस वक्त आपको 91 ईयर्स के थे। उस वक्त भी वो 91 ईयर्स के थे 2008 में, बिल्कुल। और उस वक्त भी वो बैडमिंटन खेलते थे। सारे बड़े नेता जो जिनका भी बिल्कुल, तो अच्छे लॉयर्स के, अच्छा के वेणुगोपाल के यहाँ भी कोई चीफ मिनिस्टर है, सब आके लाइन में बैठे हो। सारे केसेस क्या थे, ये इतना मीडिया में हाईलाइटेड केस था, तो शायद इन सारे केसेस में घुसना उनको अच्छा भी लगता था और वो एंजॉय भी करते थे। जनरली क्या होता है, जनरली आदमी को या तो पावर से क्रेविंग होता है या पैसा से क्रेविंग होता है, राइट। कुछ लोग जैसे हम लोग के बिहार में, हमको लगता है कि पावर क्रेविंग बहुत ज्यादा है, इसलिए या तो आदमी नेता बनना चाहता है, नहीं तो आईएएस बनना चाहता है। होता ना, 4 आदमी आगे रहे, 5 आदमी पीछे रहे वाला बहुत ज्यादा क्रेविंग। हम तो बिहार में देखते हैं कि वहाँ पे तो टीचर्स भी बाउंसर लेके घूम रहे हैं। मुझे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मुझे जितना चाहिए वो मेरे यहाँ 3 दिन में भर जाते। मेरा लास्ट लॉ फर्म को ज्ञानेश्वर जी बहुत पैसा देता, बहुत बड़ा होता ना। अच्छा। आप इस तरह का पैकेज, लॉ फर्म का जो पूरा पैकेज सिस्टम है वो बहुत हेवी है। आपको इस तरह का खुशी, इस तरह का सेटिस्फैक्शन कोई पे पैकेज नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता है। आप क्या कर लीजिएगा, पे पैकेज से 3 फ्लैट है, 4 खरीद लीजिएगा, 5 खरीद लीजिएगा, वो जब आके खुश, और एक जो रिश्ता बनता है ना, वो जिंदगी भर का। सीएम का बेटा है, ऐसा ही हो जाएगा, आईएएस का बेटा है, ऐसा ही हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। ये लोग जो होता है ना, मतलब हमारे जैसे जो स्ट्रगलिंग लोग हैं, ये एक एक्सक्यूज है जी। इस देश में इंग्लिश सीखना जरूरी है। 90% बच्चों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे पेरेंट्स यही बोलते, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगो, नहीं पढ़ते तो भीख नहीं मांग रहे हो, कुछ ना कुछ और कर रहे हो। बिल्कुल। मैं और मेरी वाइफ है, अच्छा, और एक और हमारे यहाँ टीचर रखे हुए, तो 3 लोग। बट बेसिकली हम 60 बच्चे हो गए, 61वां नहीं लेते हैं नहीं। अगर कोई सीट खाली हो गया, और बहुत लोग हैं जो बहुत प्रेशर डालने वाले भी हैं, तो फिर बहुत बार सकम करना पड़ जाता। राजा का बेटा राजा बनेगा वाला जो मूवी आया था, वो नहीं रहा जी। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली में निशांत प्रकाश जी हैं। निशांत प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। निशांत प्रकाश जी का परिचय ये है कि बिहार के बेटे हैं, दिल्ली में रहते हैं और देश के सबसे डिमांडिंग लॉ टीचर हैं। निशांत प्रकाश लॉ क्लासेस दिल्ली के सफदरजंग इलाके में, वीआईपी इलाका है, और इनसे पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ा दे देश के चीफ मिनिस्टर्स, कई चीफ मिनिस्टर्स, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ले सकते हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम ले सकते हैं, और देश के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कतार में खड़े होते हैं। और हैरत की बात यह है कि 60 बच्चों को ही ये पढ़ाते हैं, जो पहले आया उसे पढ़ाएंगे। और इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जब क्लैट का नतीजा आता है, तो देश के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें 5 तो इनके ही होते हैं। और ये टॉपर्स बाएं दाएं वाले नहीं होते हैं, कैटेगरी वाले नहीं होते हैं कि इस कैटेगरी के टॉपर्स, उस कैटेगरी के टॉपर्स। और निशांत प्रकाश ने आज तक 1 पैसा विज्ञापन पर खर्च नहीं किया है। निशांत प्रकाश शुरुआत में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की और राम जेठमलानी के भी जूनियर रहे। तो पूरी बातचीत करेंगे। निशांत जी, पहले अपना सफरनामा बताइए। देखिए, बिहार के बेटे आप हैं, आपने वकालत की पढ़ाई की, राम जेठमलानी के साथ आपने जूनियर रहने का काम किया, और इसके बाद आप पढ़ाने को आ गए, और आज आपके यहाँ सब लोग लाइन में लगे हुए। क्या उपलब्धि है? आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं, और बिहारी बच्चों के प्रति भी आपका विशेष स्नेह रहता है। क्या आप समझते हैं कैसे आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक पहुँच गए? ज्ञानेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा परिचय दे दिया। ये तो इतना भी नहीं है, बट ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं जी, और शुद्ध बिहारी है, शुद्ध बिहारी, ठेठ बिहारी, एकदम ठेठ बिहारी है। अच्छा। आज तक हम में नहीं बदला है। अच्छा, इस लेवल के बिहारी आप देखिएगा। जो लोग दिल्ली आते हैं, सबसे पहले वो हमको में बदलता है जी, और फिर वो हम जाएंगे जो है वो मैं जाएंगे हो जाएगा, हम जाऊंगा हो जाएगा, वो सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। सो अभी भी हम ही हैं, और आगे भी वही रहेगा, क्योंकि हमको अपना लिंगुअल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मतलब ये जो मधुरता निकलता है हम बोलने में, वो मैं में है नहीं। और ये सब कोई पसंद करता है। ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हम आपको अप्रिशिएट करें, आप हमको करें। बिल्कुल। पूरा देश इस लिंगुअल को पसंद करता है।
आप देखिएगा जितना भी बिहार के वक्ता है उनको लोग सुनना चाहता है। जी। सो आपको मेरा सफ़र भी सबके तरह ही था। मुजफ्फरपुर से पढ़े हम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में पढ़े। मुजफ्फरपुर में सरकारी स्कूल में पढ़े, गैर सरकारी? नहीं, हम गैर सरकारी स्कूल में पढ़े, प्राइवेट गैर सरकारी स्कूल में पढ़े। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल में पढ़े। मेरे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट जी। और वहाँ से पढ़ के फिर मतलब उस ज़माने में लॉ करने गए थे जब ये बहुत प्रेफर्ड करियर चॉइस नहीं था। जी बिल्कुल, मतलब उस वक्त लोग इंजीनियरिंग पहले जाता था, मेडिकल आता था जी, उसके बाद कहीं पर ह्यूमैनिटीज़ और लॉ ये सब का स्थान आता था। पर उस वक्त भी सबसे अलग अपना एक स्टैंड लेकर के फिर लॉ किए। फिर किसी ने बताया कि नेशनल लॉ स्कूल का कॉन्सेप्ट है जो IITs की तरह होता है। तो उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर गए, 2006 से 2011 तक वहाँ पे पढ़ाई किए जी। और उसके बाद निकले जब, तो बहुत सारा जगह पे जॉब भी निकला। वही इनिशियली जब कॉलेज में थे तो राम जेठमलानी के साथ, के वेणुगोपाल के साथ। अच्छा, के वेणुगोपाल के साथ जी, सबके मतलब आपको सबके यहाँ पर ये कॉलेज में 3rd 4th ईयर में इंटर्नशिप कर रहे थे इन लोग के साथ। फिर जब निकले तो बहुत सारे लॉ फर्म्स में काम किए। लास्ट 2018 में एक लूथरा कर लॉ ऑफिसर्स करके बहुत बड़ा लॉ फर्म है इंडिया का, सबको ही जानते हैं जो भी लीगल सेक्टर के हैं। वहाँ पे मेरा लास्ट जॉब था। सो लेकिन 2011 में जब हम ग्रेजुएट किए थे तब से मंडे टू फ्राइडे लॉ फर्म में काम करते थे और सैटरडे संडे को हम पढ़ाते थे। ये मेरा शौक था पढ़ाना। और ये शौक अभी का नहीं था, ये सब शौक जब हम खुद भी तैयारी करते थे। और हम लोग सब एक छोटा छोटा रूम में रहते थे दिल्ली में। तो उस वक्त भी मेरे सहपाठी लोग जो मेरे साथ पढ़ते थे वो लोग को मतलब हम अपना पढ़ के आते थे और फिर उनको पढ़ाते थे। और उनके बदला एक राजेंद्र ढाबा करके है सफदरजंग, है ना, वहाँ पे वो लोग डिनर हमको करवाते। हाँ, मटन बड़ा फेमस है, बड़ा फेमस है। सो दिन में मतलब अपना पढ़ते थे, उन लोगों को भी पढ़ाते थे और वो लोग डिनर विनर हमको कराते थे, चावल खिला देते थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि पैसा का कोई दिक्कत था इसलिए डिनर करता। वो होता है अब दोस्ती यारी। आप जब कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट लाइफ में आपके पास कितना पैसा होता है, और एक मिडिल क्लास फैमिली का तो बच्चा का यही हालत होता है। सो वहीं से मतलब आपको हमेशा से इंटरेस्ट था पढ़ाने का। तो जब हम ग्रेजुएट किए लॉ फर्म में काम करते थे। नहीं, हम पढ़ाने पर आते हैं, लेकिन आपने कहा कि आपने राम जेठमलानी के साथ भी काम किया, के वेणुगोपाल के साथ भी काम किया। राम जेठमलानी की कुछ यादें देखिए। देश के सबसे बड़े वकील और देश के सबसे महंगे वकील, कहा जाता है कि जो केस हर कोई हाथा था वह राम जेठमलानी जीत जाते थे। राम जेठमलानी में क्या खूबी आपने देखी थी और राम जेठमलानी से आपने क्या सीखा, के वेणुगोपाल से आपने क्या सीखा? देखिए, राम जेठमलानी एक बहुत बिंदास आदमी थे। मतलब वो इतना स्मार्ट आदमी था। हाँ। उनसे जब आप बात करिएगा वो बातों को ऐसे घुमाते थे हाँ, कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आदमी, वो आपको किसी भी पॉइंट पे कन्विंस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका कोई भी ओपिनियन हो, अगर आप ओपिनियन X लेके जाएंगे वो Y बना के भेज देंगे। वो इतना, उनका जो बोलने का शैली था और उनका जो लॉजिक होता था वो इतना स्ट्रांग होता था। और दूसरा कि राम जेठमलानी थे, उनके साथ होना ही अपने आप में एक फीलिंग था। बहुत बार जब हम लोग देखते थे, हम लोग अपने आप को चूटी काट के देखते थे कि ये आदमी को हम देख रहे हैं जी। और जब हम उनके साथ इंटर्नशिप करते थे 2008-9 में, तो उस वक्त आपको 91 ईयर्स के थे। उस वक्त भी वो 91 ईयर्स के थे 2008 में, बिल्कुल। और उस वक्त भी वो बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा, 91 ईयर्स में बैडमिंटन खेलते थे। और एकदम फिट आदमी और बात करने में उतना ही अच्छा, इतना ही जूनियर्स को प्रमोट करते थे। हम लोग सब कोई को वो बिल्कुल हथेली पे रखते थे। तो उनके साथ बहुत यादें हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। कितना फीस लेते थे उस समय वो? फीस का हम लोग को तो मतलब उतना आइडिया नहीं था, बट जो भी होता होगा, जिस तरह का क्लाइंटेल उनका था वो बहुत ज्यादा रहता होगा। बहुत ज्यादा का मतलब लॉ में कुछ होता नहीं है। देखिए, लॉ में अभी हम आपको बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। मेरे यहाँ 2 दिन पहले एक डॉक्टर आए। वो बोले कि हम लोग 3 भाई हैं और मैं अपने घर में सबसे अच्छा था पढ़ने में। मेरा जो सबसे छोटा भाई था वो कमजोर था पढ़ने में। मैं डॉक्टर बन गया, वो लॉयर बना। मेरा ओपीडी 1500 रुपए का है, उसका ओपीडी 5 लाख रुपए का है। अच्छा, मतलब वो एक अपीयरेंस का शायद 5 लाख लेते होंगे उनके भाई। बिल्कुल। तो बोले मैं जब किसी से मिलता हूँ तो 1500 का आता है, उनका 5 लाख का आता है। सो लॉ में जो वो फीस है उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। आज भी देखिए ना, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, क्या क्या। अच्छा, आप यह भी बताते थे कभी कभी चर्चा में कि जब आप राम जेठमलानी के पास थे तो आप देखते थे कि जो उनके पास क्लाइंटल थे कि बिहार के कई सांसद, बिहार के बड़े बड़े नेता आकर मेज़ पर बैठे रहते थे बिल्कुल छात्रों की तरह कि भाई राम जेठमलानी मेरी बात सुन ले, मेरा मुकदमा लड़ ले। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे लोग थे जिनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। मतलब मैं, चूंकि
हम निकल गए थे 20 स्कूल करके, फिर बाहर आ गए थे, तो हम तो बहुत लोगों को नहीं पहचानते थे। तो हमको वहाँ पे जो साथ वाले तो बोलते थे ये इसको सुन रहे हो, ये वो है। अच्छा, ये सब आके ऐसे ही बैठे होते थे, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ना तो अंदर में पुलिस है ना उनका कोई बॉडी गार्ड है, वो सब ऐसा सारे बड़े नेता जो जिनका भी बिल्कुल तो अच्छे लॉयर्स के, चाहे आप के वेणुगोपाल के यहाँ भी कोई चीफ मिनिस्टर है, सब आके लाइन में बैठे होते हैं। लाइन में बैठे होते हैं। मतलब एक अच्छे लॉयर का जितना आपको वो जितना पावरफुल होता है, उससे सबको काम है ना जी। तो वहाँ पे कोई ये नहीं है कि मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ, जेड हूँ, सब वहाँ पे एक क्लाइंट है जो आता है अपना केस लड़वाता है तो आ जाता है। आसानी से तैयार नहीं होते थे राम जेठमलानी हर केस लड़ने को? नहीं, वो बहुत सिलेक्टिव थे, बहुत सिलेक्टिव थे और काफी ऐसे केसेस को भी लेते थे जो मीडिया में जो बहुत हाईलाइटेड केसेस था, मतलब होता ना जो काफी चर्चा में जो केस है, जैसे आप केसेस का नाम केहर सिंह से लेकर के आपको मनु शर्मा, सारे केसेस क्या थे, ये इतना मीडिया में हाईलाइटेड केस था, तो शायद इन सारे केसेस में घुसना उनको अच्छा भी लगता था और वो एंजॉय भी करते थे। मतलब हमको लगता है वो अपने काम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। राम जेठमलानी को ले जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स खड़े होते थे और राम जेठमलानी की इच्छा होती थी कि जाकर बहस करें ना करें, और एयरपोर्ट्स पर चार्टर्ड फ्लाइट्स एक नहीं दो खड़े होते थे, कभी किसी शहर के लिए कभी किसी शहर के लिए, या उनकी मर्जी होती थी कि मुझे जाकर बहस करना है नहीं करना है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और आपको देखिए एक चीज आपको बता रहे हैं, ये केस सिर्फ राम जेठमलानी का नहीं है इस देश में जी। हरीश साल्वे, जितने भी आप बड़े वकील हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, ऐसे बहुत सारे नाम, इन सब का यही स्टेटस है जी। इन सब को चार्टर्ड फ्लाइट आती है, इन सब का जो पर अपीयरेंस फीस होता है वो अलग होता है। लोग कहते हैं आज की तारीख में 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लोग ले रहे हैं। आप दिल्ली का जो सबसे महंगा इलाका है, गोल्फ लिंक है, डिफेंस कॉलोनी है, आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ पे जो पुराने रईस है वो तो अपनी है बिल्कुल। 90% जो नए बायर्स हैं वो सारे लॉयर्स हैं, सारे लॉयर्स हैं, A to Z जितने लॉयर्स हैं सब वही रहते हैं। मतलब आपको ये प्रोफेशन जो है, अगर आप अच्छा एक एस्टैब्लिश लॉयर हैं, आपको ये प्रोफेशन सब कुछ देता है। मतलब आप क्या पैसा, क्या पार, क्या सब कुछ, मतलब जिस चीज का जो भी चीज एक आदमी चाहता है ये प्रोफेशन आपको दे देगा। लेकिन निशान जी आपने बताया कि देखिए सब कुछ देता है, पैसा पावर सब कुछ देता है। आप राम जेठमलानी के साथ काम कर रहे थे, के वेणुगोपाल के साथ काम कर रहे थे, और आपने 2 भाइयों की कहानी बताई कि एक भाई का ओपीडी 5,000 रुपये का था या 1500 रुपये का था, और दूसरे भाई का सिंगल अपीयरेंस का 5 लाख रुपया था। तो फिर आपने वकालत क्यों छोड़ दी और पढ़ाना क्यों? क्या आपको पैसा नहीं चाहिए था? नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हमको पैसा से बहुत ज्यादा क्रेविंग है नहीं। ये आपको बहुत अच्छा, बहुत ऑनेस्टली, और आपको आप जैसे भी इसको लीजिए, हमको बहुत ज्यादा पैसा से क्रेविंग है नहीं, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है ज्ञानेश्वर जी। बिल्कुल, पैसा का कोई एंड नहीं है, आप दौड़ते ही रह जाएंगे और ये कभी नेवर एंडिंग गेम होता है। आपको ये समझना होगा कि आपको जिंदगी में क्या चीज करने से खुशी मिलती है, आपको किक क्या देता है। किक एक वर्ड होता है कि हमको ना, मान लीजिए किसी को जनरली क्या होता है, जनरली आदमी को या तो पावर से क्रेविंग होता है या पैसा से क्रेविंग होता है, राइट। कुछ लोग जैसे हम लोग के बिहार में हमको लगता है कि पावर क्रेविंग बहुत ज्यादा है, इसलिए या तो आदमी नेता बनना चाहता है, नहीं तो आईएएस बनना चाहता है। होता है ना, 4 आदमी आगे रहे, 5 आदमी पीछे रहे वाला बहुत ज्यादा क्रेविंग। इतने गार्ड्स रहे, और जिनके पास गार्ड्स नहीं है, हम तो बिहार में देखते हैं कि वहाँ पे तो टीचर्स भी बाउंसर लेके घूम रहे हैं, कोचिंग वाले सारे बाउंसर्स लेके। मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। निशान प्रकाश नहीं घूमते हैं, मुझे बाउंसर का कॉन्सेप्ट, मैं ऐसा क्या कर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर, मुझे बाउंसर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं क्यों रखूं बाउंसर? और मैं तो जाता हूँ, पढ़ाता हूँ और आता हूँ। अच्छा, इसमें बाउंसर का कहाँ से आ गया? तो मैं वहां पे देखा हूँ, मतलब वहां पे जब पटना आए तो कुछ लोग से मिले, तो पहले 3 आदमी आ गया और फिर पीछे से वो आ रहे हैं, तो भाई इसका क्या जरूरत है? प्रोटोकॉल की जरूरत ही नहीं है। उसका पूरा समा बांध के रखता है ये लोग। मतलब तो हमको लगता है कि हर आदमी को वहां पर नेता बनने की इच्छा है, क्या बनने की इच्छा हमको नहीं पता है, बट नहीं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी तो जरूरत है ना। लेकिन आपकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग क्या हुई कि निशान प्रकाश जो लॉ क्लासेज है, कोई एक बोर्ड नहीं है, कोई एक विज्ञापन नहीं है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? और जो हमने कहा कि चीफ मिनिस्टर्स के बच्चे, आईएएस आईपीएस के बच्चे, बड़े बड़े दौलतमंद के बच्चे, हमने यह कहानी भी सुनी कि एक वक्त ऐसा था कि सीबीआई के 17 ज्वाइंट डायरेक्टर्स में से 12 ज्वाइंट डायरेक्टर्स के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे थे। देखिए क्या है, जो शुरुआत तो बहुत मॉडेस्ट था। हाँ, ये हमको लगता है कि हम अपना काम बहुत ऑनेस्टली किए जी। मार्केटिंग और ब्रांडिंग आप क्यों करते हैं? आप अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए करते हैं,
एक टीचर को रेवेन्यू कौन देगा? स्टूडेंट्स देगा। बिल्कुल। इसका मतलब आपको ज्यादा स्टूडेंट्स चाहिए। जी। मुझे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मुझे जितना चाहिए वो मेरे यहाँ 3 दिन में भर जाता है। आपको 1000, 2000, 5000 नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि मुझे ब्रांडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप भी शिक्षक बढ़ा लेते हैं, संख्या बढ़ा लेते हैं। देखिए, मैं ज्ञानेश्वर जी, हम ना टीचर हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं। अच्छा। इन दोनों में डिफरेंस नहीं रह जाता है। क्या होता टीचर है? और बिजनेसमैन में बहुत डिफरेंस है। अच्छा। आप क्या होता है, मोस्ट लोग मैक्सिमम लोग जो है वो स्टार्ट तो टीचिंग में करते हैं, पर वो धीरे धीरे बिजनेसमैन बन जाता है। अच्छा। राइट? इसीलिए अब देखिएगा, बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स है, क्लैट ये, क्लैट वो, लॉ ये। अब क्यों ऐसा नाम रखा जाता है? ताकि आप एक ब्रांड क्रिएट करें, जी, फिर उसके अंदर में खूब सारे टीचर्स को रख के और वो ब्रांड को बढ़ा करके आप पैसा बना। इसलिए मैंने निशांत प्रकाश लॉ क्लासेस, अच्छा, कि मेरे नाम से ही चलेगा, मेरा इज्जत खुद अटैच्ड है मेरे इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। सेकंड है कि मैं किसी एक ब्रांड क्रिएट करके और अंदर में मीडियोकर टीचर्स को रख के और उससे अपना रेवेन्यू बढ़ाते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा भारे का टीचर नहीं रखना। मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है ये प्रैक्टिस सही जी। है, पर हमको ये नहीं पछता है, क्योंकि हमको लगता है कि अगर हमको पैसा ही कमाना था तो मेरा लास्ट लॉ फर्म को ज्ञानेश्वर जी बहुत पैसा देता, बहुत पैसा देता, बहुत बड़ा होता ना। अच्छा। आप इस तरह का पैकेज, लॉ फर्म का जो पूरा पैकेज सिस्टम है वो बहुत हैवी है। हाँ। तो हमको उस तरह का आपको पैसा की करना होता नहीं है, एकदम नहीं है। हमको हाँ इतना रहता है कि मेरा जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये नहीं अफसोस हो कि हम कुछ गलत कर दिए। बिल्कुल। तो इतना पैसा का जो आपको होता है ये बच्चे दे देते हैं। ये जितने मेरे यहाँ बच्चे। तो ये शुरुआत कब हुई? ये 2011 में हम ग्रेजुएट किए। 2011 से लेके 2018 तक हम हफ्ते में 5 दिन लॉ फर्म में काम करते थे और 2 दिन पढ़ाते थे। इस बीच क्या हुआ कि ये जो मेरा वीकेंड का जो क्लासेस था ये बहुत बड़ा होने लगा। और ये तो जॉब तो अपने हिसाब से चलता है ना, आपका एम्प्लॉयर होता है, आप एम्प्लॉय होते हैं, वो आपसे काम करवाता है, उसमें आपका भी नाम बनता है, आपके फर्म का भी नाम बनता है। बट ये मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। तो मुझे लगता था कि सब मुझे फ़ोन आता था कि मुझे लगता है नया क्लाइंट आया है, पर सब बोलते थे मेरा बच्चा है। तो मुझे लगा कि शायद ये वाला जो पढ़ाने वाला पार्ट है ये मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, या फिर शायद मैं इसके लिए ज़्यादा बना हुआ हूँ इन कंपैरिजन टू वकालत। सो धीरे धीरे 2018 में हम रियलाइज़ किए कि भाई होता है ना, अब दोनों चीज़ हमसे हैंडल भी नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो फिर हम अपना जॉब छोड़े। मेरे जो एम्प्लॉयर थे, बॉस थे, वो भी बहुत टेंशन में था कि क्यों छोड़ रहा है। सबको लगता है ना कि ये टीचर बन गया, तो उसमें जब हम छोड़ने जा रहे थे तो हमको बोले कि तुम कुछ दिन का ब्रेक ले लो, लगता है बहुत प्रेशर, बहुत ज़्यादा हम लोग दे रहे हैं। तो हम उनको समझाए कि सर देखिए, हमको जो लाइफ में अचीव करना है, जिस चीज़ से हमको खुशी मिलता है वो ये नहीं है, वो आपकी सैलरी से वो खुशी नहीं आ रही। सो हमको कुछ और करना है ज़िंदगी में। और जब तक, क्योंकि हम 2011 से 18 तक पढ़ा ही रहे थे, सो ये समझ में आ गया कि ज्ञानेश्वर जी क्या होता है ना, बहुत बार जब बच्चों का हो जाता है और वो लोग आके आपको जब शुक्रिया करेगा ना, विश्वास मानिए, हम बहुत दिल से ये बात बोल रहे हैं, आपको इस तरह का खुशी, इस तरह का सेटिस्फैक्शन कोई पे पैकेज नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता है। आप क्या कर लीजिएगा, पे पैकेज से 3 फ्लैट है, 4 खरीद लीजिएगा, 5 खरीद लीजिए, वो जब आके खुश, और एक जो रिश्ता बनता है ना, वो जिंदगी भर का रिश्ता। मैंने सुना आपके यहाँ रोल नंबर्स नहीं होते? मेरे यहाँ ना रोल नंबर है ना कुछ है, सब बच्चे नाम से जाने जाते हैं। ना कोई हम लोग टी शर्ट पहना देते हैं कि मेरा ब्रांडिंग होता रहे, ना मेरे यहाँ कोई स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है कोई ब्रांडिंग। और वो तो वेबसाइट मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा, क्योंकि मैं आंसर करते करते थक गया था लोगों। तो एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे लोग एडमिशन कैसे होता है आपके यहाँ? एडमिशन आते हैं, हम लोग के यहाँ ओरिएंटेशन होता है, हम हर बच्चा से मिलते हैं। मेरा एकमात्र जो क्राइटेरियन होता है ये समझना होता है कि क्या वो बच्चा सही में इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए कि नहीं, राइट? वकील बनने के लिए वो सही में बिल्कुल वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या, जिस तरह का जेंट्री आता है, थोड़ा हाई प्रोफाइल भी जेंट्री है। लेकिन एक चीज़ और ज्ञानेश्वर जी बता रहे, जो एक परसेप्शन है ना कि सीएम का बेटा है ऐसा ही हो जाएगा, आईएएस का बेटा है ऐसा ही हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। ये लोग जो होता है ना, मतलब हमारे जैसे जो स्ट्रगलिंग लोग हैं, ये एक एक्सक्यूज है जी। क्लैट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, जो OMR शीट आप होता है जो आप भरते हैं, उस पर सिर्फ आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। सो ये सब बेवकूफियत भरी बातें हैं कि उसका बेटा है तो उसका वो भी पढ़ता है। ये होता है ना कि पढ़ाई सिर्फ स्ट्रीट लैंप के नीचे की जा सकती है, ये एकदम गलत नोशन है। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ वो फायर इन द बेली का कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक आपको भूख नहीं लगी आप पढ़ेंगे नहीं। ये भी कॉन्सेप्ट सब अच्छा है मूवी में देखने, बिल्कुल,
हो सकता है ये आपको ज्यादा ट्रिगर करता हो, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बहुत पहले गरीब था, वहां से 5,000 करोड़ की कंपनी बना ली। ये ट्रांजिशन लोग को देखने में बहुत मजा आता है। अमीर अमीर बन गया क्या है, अंबानी कितना मेहनत कर रहा है आपको नहीं पता, और वो भी मेहनत करता है बिल्कुल इतना बड़ा पार। सो इन सभी बच्चों का ऐसा नहीं है कि ये लोग आता है अपने कंफर्ट जोन में आएगा पढ़ता, बट ये लोग बहुत पढ़ते हैं। पढ़ता है ये इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनको रोजी रोटी कमाना है, ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने इतना बड़ा अम्ब्रेला क्रिएट किया हुआ है कि उसको सरपास करने के लिए इनको मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमेशा एक्स का बेटा और वाई का बेटी बन के रह जाएंगे। इसके लिए ये लोग मेहनत करता है और 90% बच्चे सक्सेसफुल भी हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनती हैं और ये लोग बहुत स्मार्ट बच्चे भी नहीं। हम ये देख रहे थे कि निशान प्रकाश लॉ क्लासेस के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उनमें हेमंत बिश्व शर्मा के बच्चे हैं, वसुंधरा राजे के परिवार के बच्चे हैं। हमने बिहार के ही पूर्ववर्ती छात्रों की सूची देखी, संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी दोनों बेटियां हैं, कुंदन कृष्णन के बच्चे हैं, बी राजेंद्र के बच्चे हैं, विनीत विनायक के बेटे हैं, अब तो आईएएस बन गए। ये आपने अभी कहा कि चीफ मिनिस्टर के बच्चे को भी पढ़ना पड़ता है और वो पढ़ते भी हैं। जब इतने बड़े बड़े लोगों को आप पढ़ाते हैं, आप दबाव में नहीं रहते हैं? इन्हें डांट कैसे देंगे? बिल्कुल नहीं, ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत विश्वास मानिए यशोद जी, हम तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं जी। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत कर्टियस हैं। हाँ, कहीं ना गुमान नहीं होता है, नहीं होता, कुछ लोग को होता है। कुछ लोग को होता है। अब आज तक की मालकिन कलीपुरी के बच्चों को भी पढ़ाया आपने? हाँ, देखिए आप जितने लोगों का नाम लिए ना, ये सारे लोग बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे रहे, बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं ये लोग, और ये लोग बहुत स्मार्ट भी। देखिए इनको स्मार्ट बनाने में एक स्कूलिंग का भी रोल होता है। अब हम मतलब जैसे मान लीजिए जैसे ये एक एग्जाम है, ये एग्जाम बहुत लैंग्वेज सेंट्रिक एग्जाम है, राइट। अब जैसे हम लोग का बताते हैं अब क्या है, अब हम लोग इंग्लिश के बारे में जब बात करते हैं, अब हम आपसे अगर इंग्लिश में बात करना शुरू करें ज्ञानेश्वर जी, तो क्या होगा पहले कि हम पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट जो बिहारी बच्चे हैं पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में सोचेंगे, फिर अंग्रेजी में सोचेंगे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर आपको बोलेंगे। जब आपको हम बोल रहे होंगे तो मेरा आधा ध्यान ये रहेगा कि मेरा ग्रामेटिकल एरर ना हो जाए, तो हम जो बोलना चाहते हैं बोल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना। ये सब जो दिल्ली के जो स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल्स तो जरूर बताएंगे, ये लोग इस पे बहुत ध्यान देता है। इस देश का देखिए, इस देश का क्या इसमें आना लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है जी। इस देश का प्रॉब्लम ये है, दुर्भाग्य ही बोलिए कि यहाँ पे हिंदी आए ना आए, इंग्लिश अगर आएगा तो आपको रोजी रोटी में प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अंग्रेजी आ जाए तो रोजी रोटी में आप कुछ नहीं, आप कॉल सेंटर में काम कर लीजिए ना, बैठ के फ़ोन का आंसर करते रहिए। आपको इंग्लिश अगर आ जाता है, और इंग्लिश एज ए लैंग्वेज कोई खराब थोड़ी ना है, और अगर आप मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको थोड़ी ना कोई बोल रहा है कि हिंदी भूल जाओ जी। या अगर आप कोई एक लैंग्वेज सीखने के लिए कोई बोल रहा है तो कोई हिंदी को वो भी नहीं, कम भी नहीं आंक रहा है। आपको पीवी नरसिम्हा राव को तो 15 लैंग्वेज आता था, बिल्कुल, थोड़ी ना कोई एक लैंग्वेज कोई नीचे हो गया एक लैंग्वेज। सो इस देश में इंग्लिश सीखना जरूरी है, मतलब हाँ अगले कुछ साल तक, क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं ये इंग्लिश के वजह से, स्पेशली हमारे स्टेट के लोग, कहीं ना कहीं जरूर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये इतने बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के बच्चे आते हैं, आईएएस आईपीएस के बच्चे आते हैं, तो इनके साथ तामझाम बहुत आता होगा, कैसे झेलते होंगे आप? ये सिक्योरिटी के साथ आते होंगे, ये कोशिश करते होंगे लिफ्ट तक पहुंच जाए, उनकी गाड़ी पहुंच जाए, ये तो बिल्कुल अजीब वाली स्थिति होती है ना। ऐसे जानते हैं हाँ। तो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा जी। मतलब ऐसे कितने सारे चीफ मिनिस्टर्स के बच्चे जो आते हैं, इनके साथ कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। दिल्ली बहुत अलग है। हाँ। आप शायद पटना स्टैंडर्ड से, बिहार के नेताजी के बच्चों के साथ तो हाँ। यहाँ पे कोई नहीं। अच्छा। आप संजय झा का नाम लिए, हाँ। मुझे तो बहुत दिन तक पता ही नहीं था कि वो किनके बच्चे हैं। अच्छा, ये पता ही नहीं था, ये पता ही नहीं। अच्छा, मुझे हिमंत बिश्व शर्मा के जब बच्चा आया, मुझे 3 महीने तक नहीं पता था ये कौन है। अच्छा, वो आते हैं, पढ़ते जाते हैं, कोई ताम झाम नहीं, कुछ नहीं। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ। देखिए, चुनिंदा लोग का तो ये रहता ही है, पर हाँ इनको कहीं ना कहीं तो अंदर में रहता ही है कि हम एक्स सन्स वाई सन एंड ऑल, इनको डील करने का एक तरीका है, वो शायद हमको पता है, ठीक है। क्योंकि हम खुद भी देखिए, ये लोग सब नेशनल लॉ स्कूल के लिए पढ़ रहा है, हम खुद ही नेशनल लॉ स्कूल से पढ़े हैं, बिल्कुल। ये नेशनल स्कूल करेंगे, फिर ये एक लॉ फर्म में जाएंगे, हम खुद लॉ फर्म से आ रहे हैं, हाँ। तो इनको समझ में आता है कि हम शायद जहाँ के लिए पहुंचेंगे, ये आदमी वहां से लौट के आ रहा है। अच्छा, सो इसी के लिए मेरे साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और सेकेंड है कि इनके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप चाहिएगा कि आप इनको प्रेशर करके, आप इनको डांट करके पढ़ा दीजिए, नहीं पढ़ते, नहीं सब। हाँ, इनके ना आप आत्मा के अंदर उतरिए और वहां से इसके आत्मा को झंझोर दीजिए कि ये बात है, वो पढ़ने लगेगा। अच्छा, ये जो हमारा जो बिहार वाला बच्चा, पहला दिन क्या पढ़ाते हैं आप?
पहला दिन जब घुसते पहले दिन हम अपने ही बारे में पढ़ाते पहले अपने ही बारे निशान प्रकाश क्या मैं है? हूँ क्या, हाँ, मैं हूँ क्या? ताकि जो जी। ऑडियंस है वो समझ जाए कि बिल्कुल। ही इज नॉट अनदर गाय। हाँ। मतलब ये होता नहीं, बाकी ये कोचिंग क्लासेस की तरह नहीं है। आपके जैसे नहीं है, और आप कोई भी हो, आपसे आपके पिताजी के पोस्ट से ये आदमी बिल्कुल भी मेस्मराइज नहीं। बिल्कुल। सो वो इनको पहला दूसरे दिन समझ में आ जाता है जी। उसके बाद से तो फिर एक बार इनके साथ कनेक्ट बन जाता है तो फिर हम लोग का बहुत लंबा और बहुत अच्छा चलता है। और जी। ये लोग सब अच्छा बच्चा है। अब जो हम देखते हैं, जैसे आप लोग के यहाँ बिहार से भी बहुत बच्चे आते हैं। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था कि जो बिहार के बच्चे आते हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि जब वो दिल्ली पहुंचते हैं ना, तो दिल्ली वाले बच्चों की तुलना में वो दब्बू बन जाते हैं। जाके मतलब उनके भीतर मेरिट है भी, लेकिन वे इतने अंतर्मुखी हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि जाकर पीछे की मेज पर बैठ जाएंगे। तो ये ज्ञानेश्वर जी हम आपको बताते हैं इसका प्रॉब्लम सबसे बड़ा जी। देखिए, हम लोग के यहाँ का जो बच्चा होता है ना वो बहुत स्मार्ट होता है। जी, स्मार्ट होता है बिहारी बहुत बच्चे। स्मार्ट बच्चा, हाँ। बहुत स्मार्ट। और जो मेहनत करने का जो ताकत है ना, जी। वो तो कहीं के बच्चे को हो ही नहीं सकता। आप आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। अच्छा, बिहारी बच्चे इतने मेहनती मेहनती हैं। होते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए, इसको बचपन से बोलता है ना बिहारी बच्चा लोग, हम लोग भी जब बड़े हुए, बिल्कुल। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो भीख मांगोगे। हाँ। विश्वास मानिए, सही बात है। 90% बच्चे को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे भी पेरेंट्स यही बोलते हैं, नहीं पढ़ोगे तो भीख मांगोगे। जी। नहीं पढ़ते तो भीख नहीं मांग रहे हो, कुछ ना कुछ और कर रहे हो। बिल्कुल। ये एक जो टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि आपको बचपन से पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कि एक ही चीज है दुनिया में, वो है पढ़ाई। जी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वहाँ के जो बिहार के बड़े बिजनेसमैन है वो भी चाहते हैं कि बेटा मेरा IIT और डॉक्टर चला जाए। बिल्कुल। वो कभी नहीं प्रमोट करता है कि मेरा बेटा बिजनेस में आ जाए। जो सर्विस वाले हैं वो भी प्रमोट करते हैं। तो हर कोई भी तबका, कोई भी क्लास को आप बिलोंग करते हैं, हर कोई चाह यही रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ कर जिसके जाए। पास सरस्वती है उसे लक्ष्मी की जरूरत नहीं। सब कोई को सरस्वती का इंपॉर्टेंस वहाँ हो जाता है। फिर लक्ष्मी तो आएगी। वो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएगी। सो वहाँ का जो बच्चा, अब हम लोग भी थे, आपको याद है जब स्कूल में थे, 4:30 बजे सवेरे ज्ञानेश्वर जी उठ के और ठंड में जैकेट पहन के मोफलर बांध करके हम एक टीचर से मैथ्स पढ़ने जाते। अच्छा। अब आप सोचिए 4:30 मैंने अपने बजे, पिताजी को देखा 3 बजे सुबह से पढ़ाते थे। देखे कि नहीं? अब पूछिए कि कौन बच्चा, अगर यहाँ पे किसी को बोले 4:30 बजे सवेरे आ जाओ, तो वो ये जो कल्चर है ना, ये जो टेम्परामेंट है, ये सिर्फ बिहार के बच्चे में। प्रॉब्लम देखिए क्या है, सब कुछ अच्छा है, आप इंटेलिजेंट भी है, प्रॉब्लम लैंग्वेज का है। लैंग्वेज का सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का है। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको सुलझाया जा सकता है। अब हम देखिए, दिल्ली में जब बच्चा लोग आता है मेरे यहाँ, तो हम देखते हैं, हम इनको नोटिस करते रहते हैं, क्योंकि हम भी तो वही के हैं ना, हम तो बिहार के, तो हमको आइडिया है कि अब जैसे बच्चा आया, उसका पेरेंट साथ में आया, ये लोग आपस में भी इंग्लिश में बात कर रहा है। कहाँ पे फर्क हो जाता है कि ये सोचते ही इंग्लिश में है। जी। तो ये इंग्लिश, हम आपसे हिंदी बोल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हम आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे ही आप सोचना शुरू करिएगा, अगर आप इंग्लिश में सोचते फिर आपको ट्रांसलेट करके बोलते तो प्रॉब्लम आता। जी। ये सोचते भी इंग्लिश में, बोलते भी इंग्लिश में है। हमारे बच्चे सोचते हिंदी में है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्कूल्स एक माहौल क्रिएट करे। ठीक है, अब आप पेरेंट्स को तो नहीं बोल सकते जो आदमी 50 साल का है कि अब तुम इंग्लिश सीख लो क्योंकि हमसे इंग्लिश में बात करो। बिल्कुल नहीं। स्कूल ये काम कर सकता है, और सिर्फ स्कूल ये काम कर सकता है। स्कूल को चाहिए कि एक माहौल क्रिएट करे ताकि वहां पर कन्वर्सेशन का लैंग्वेज। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था का तो भट्टा बैठ गया ना। 52,000 करोड़ रुपए खर्च हैं सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटीज पर, और 520 बच्चे हम हर साल नहीं दे पा रहे हैं जिनके बारे में कह सके कि सरकारी स्कूल से निकले हुए बच्चे हैं और ये इतना अच्छा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब जो क्योंकि शिक्षा ही तो है। प्रशांत किशोर जी जो बोलते रहते, बताते हैं इधर, उनकी बातें मुझे कुछ समझ में भी आई कि शिक्षा का जो है वो, अच्छा, प्रशांत किशोर से आप भी प्रभावित हैं। एक बिहारी 100 पर भारी करके और सबको मजदूर बना दी, कुछ बातें उनकी समझ में तो आ रही है। ठीक है, अब क्या एग्जैक्टली देखिए वो कैसा परफॉर्म करेंगे, वो जब पावर मिलता है तभी समझ में आता है। बिल्कुल। आपका विजन और एक्चुअल एग्जीक्यूशन में बहुत फर्क होता है। लेकिन आपको जो कुछ करने का जरूरत है, क्योंकि मतलब आपका एक छोटा सा चीज, क्योंकि मेरा लैंग्वेज खराब है, तो अब हम लोग यहाँ आते हैं बिहार के बच्चे, अब पहले दिन तो वो लोग सब आता है बिल्कुल शेर के जैसा, उसके बाद फिर 10 दिन के बाद देखते हैं सब एक कोने में दुबक जाएगा ना, जो मैं कह रहा था कि दब्बू बन जाते हैं। एक आध को छोड़ दीजिए, एक आध जो आपको बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल से आया है, तो भाई सब दुबक जाएगा। वो आपस में ही बात करने, उनको लगता है क्या डिफरेंस, जबकि ये लोग एकेडमिकली बहुत शार्प है, कोई दिक्कत नहीं है। दुबकता क्यों है? क्योंकि उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम। आपको इंग्लिश बोलने आना हो सकता है, पर ये प्रोफिशिएंसी कहाँ से लाइएगा? इसमें प्रॉब्लम समाज का भी है। देखिए क्या होता है, हमको याद है अपने वक्त, हम लोग जब इंग्लिश बोलना कभी चाहे तो वहाँ पे दोस्तों में अंग्रेज बन रहा है। हाँ, अंग्रेज बन रहा है, ये तो आपसे समाजी बात करना, अंग्रेज बन रहा है, बड़ा आदमी हो गया है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करता है, तो फिर आपका सारा हिम्मत उसी वक्त टूट जाता है। तो आप किसी को ग्रूम ही तो नहीं होने दिए ना, कोई बोलना चाहे उसको भी आप नहीं बोलने दिए। तो ये सब चीज जो है ना, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बहुत ग्रेट बात नहीं है कि आप ना सिर्फ हिंदी बोल पा रहे हैं।
सो इन चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा टेम्परामेंट में थोड़ा अच्छा, सोच को भी निशान बदलना प्रकाश बहुत लॉ क्लासेस का सबसे बेहतर रिजल्ट किस साल हुआ? मतलब देखिए, ये आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन जी। ऑन पेपर्स, हाँ। ऑन पेपर्स इस साल है। अच्छा, on papers इस साल है। ऑन पेपर्स इस साल है, मतलब 2024। हाँ 2024 में जो 25 का एग्जाम था, जो जी। 24 में 1 to 10 में मैंने रैंक 4 7 क्लैट का मेरे यहाँ से है, रैंक 2 रैंक 6 रैंक 10, जी। इसमें से भी जो 5 इसमें से 3 बिहारी। अच्छा, 3 जो बिहारी जो है? दिल्ली है। अच्छा। सब दिल्ली में है। हाँ। पर ये लोग अब होता नहीं, क्योंकि दिल्ली पेरेंट्स यहाँ पर है तो आपको बिल्कुल, वो अपने आप को कंसिडर, एक भोपाल में रहता है, एक नोएडा में रहती है। ये भी IAS IPS वाले हैं क्या? 2 हैं। 2 IAS IPS वाले भी, IAS IPS के टीचर ही हैं निशान प्रकाश। हाँ। तो ऐसा टर्मिनोलॉजी मत दीजिए। बिल्कुल, हाँ। मतलब आपको वो क्या है, बहुत जगह हमको तो मीडिया में अमीरों का सुपर 30 करके बोल दिया। हाँ। तो भाई ये क्या है, तो बोलता हाँ ये आदमी तो सुपर 30 है, पर इसके चूंकि आ रहे हैं IAS के बच्चे, तो ये अमीरों का सुपर 30 हो गया। ये वाला केस देखिए, जो आएगा आप उसी को पढ़ाइएगा ना, आप आइए, आप जो आएगा वही पढ़ता है, मतलब ये नहीं है। तो मतलब रिजल्ट सबसे बेहतर रिजल्ट जो इस साल का था ऑन पेपर, मतलब देखिए आप कैसे रिजल्ट को नापते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा सीख है जो हर कोई जो कोचिंग ज्वाइन करने चाह रहा है उसको जानना चाहिए। लोग ना फैसिनेट हो जाता है, रैंक 1 कौन से इंस्टीट्यूट से आया है वो बेस्ट है, ये गलत है। रैंक 2 कहाँ से आया है वो बेस्ट है। सिंगल डिजिट रैंक जो होता है ना, ऊपर वाले की कृपा से आती है और आपका मेहनत होता है, वो सब कुछ एक जगह आता है। आपको हमेशा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले देखना चाहिए कि सबसे मैक्सिमम जितना, वो मान लीजिए मैं 60 ले रहा हूँ और अगर मेरे यहाँ से 54 का हो जा रहा है, सो 6 का नहीं हुआ। अब कोई इंस्टीट्यूट 20,000 ले रहा है और उसमें से कोई 100 हो रहा है, तो ये देखिए कि 19,900 का नहीं हुआ है वहाँ, नहीं हुआ। सो जो आपका क्राइटेरियन ऑफ चूजिंग एन इंस्टीट्यूट होता है वो ये होना चाहिए कि कितने बच्चों का हुआ, रादर देन कि रैंक 1 कहाँ से आया। यहीं पे लोग गड़बड़ी करते हैं, और यहीं से जो आप शुरुआत में बता रहे थे कि वैसे हम बिहार में आए, जब हम यहाँ पर रिजल्ट देखे तो यहाँ पे 15 रैंक 1 घूम रहा है, 10 रैंक 2 घूम रहा है, कोई X कैटेगरी का रैंक 1 है, कोई Y कैटेगरी का। हमें तो ये भी जानकारी मिली कि जो कई लोग हैं जो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं क्लैट के लिए, वे भी अपने बच्चों को आपसे पढ़वा रहे हैं। हाँ, वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लॉ कॉलेजेस के ओनर हैं, नेशनल लॉ स्कूल के वाइस चांसलर्स के बच्चे हैं, तो सबके बच्चे मेरे यहाँ ही आते हैं। मतलब स्कूल के ओनर्स। आप अकेले पढ़ाते हैं? मैं और मेरी वाइफ है। अच्छा। और एक और हमारे यहाँ एक टीचर के, बट उसको रखे हुए तो 3 लोग, बट बेसिकली हम 60 बच्चे हो गए, 61वां नहीं लेते हैं आप? नहीं, अगर कोई सीट खाली हो गया, और बहुत लोग हैं जो बहुत प्रेशर डालने वाले भी हैं, तो फिर बहुत बार सकम करना पड़ जाता है। वो आप उसके अलावा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बट हमेशा अगर बट बच्चा में मेरिट होना चाहिए। मैंने मेरिट मतलब उसको उसके अंदर में एक जज्बा होना चाहिए निकालने का। सो ऑन पेपर भैया बताइए, इस बार जैसे टॉप 10 में 5 मेरे यहाँ, बिल्कुल लास्ट टाइम टॉप 10 में 5 मेरे यहाँ से नहीं थे, लेकिन लास्ट टाइम भी रिजल्ट हमको लगता था कि ऐसा ही था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का हो गया था। इस बार हमारे यहाँ 60 में से 54 बच्चे क्वालिफाई कर गए। लास्ट ईयर 60 में से 53, 54, 55 के आसपास क्वालिफाई किए, पर 2, 4, 6, 7, 10 नहीं था। तो लोग को लगता था कि क्या ये सिंगल डिजिट का जो ऑब्सेशन है ना, बिल्कुल उससे निकलना होगा पेरेंट को बाहर में। हमेशा किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले ये उससे पूछिए कि लास्ट टाइम कितने बच्चों को लिया और कितने बच्चों को क्वालिफाई किया। हम देखिए पटना में कुछ इंस्टीट्यूट जिनके बच्चों का हो गया, उसको वो दूल्हा बना दिए, शेरवानी पहना दिए, ऊपर में वो सब पहना बना के, दरोगा बनने पर थार बांध देते हैं, मोटरसाइकिल बांध देते हैं। ये क्या है सर? ये है क्या? ये हमको समझ में ही नहीं आता है। मतलब होता ना, एक टीचर क्यों ऐसा आपको डांस कर रहा है? कोई आपसे पढ़ना चाहे तो महीने के कौन सा महीना होगा जब आपसे संपर्क करना चाहिए? देखिए, संपर्क करने को तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट जो प्राइमरली एडमिशंस होता है वो आपको जनवरी टू मार्च अप्रैल में होता है, और एक बार हम लोग जून में भी करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिल्ली में हम लोग सब एक ही सेंटर है, मतलब दिल्ली में एक ही सेंटर है। दिल्ली में भी हम नोएडा गुड़गांव में नहीं खोले हुए हैं। कोई विज्ञापन आता नहीं, आज तक 1 रुपए का विज्ञापन नहीं। एक सोशल मीडिया में एक मतलब इंस्टाग्राम का पेज है, वो भी अभी बनाए हैं मजबूरी में, अदरवाइज कोई विज्ञापन नहीं। मेरे सेंटर के बाहर में बोर्ड भी नहीं है, और सब कोई फिर भी पहुंच जाते हैं। जिसको पहुंचना है वो पहुंच जाता है। दिल्ली में क्या, तो पूरे इंडिया से बच्चे कनेक्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग का। लेकिन आपको हम लोग कोई नहीं विज्ञापन। ये सारे ऑफलाइन क्लासेज हैं? ऑफलाइन भी, ऑनलाइन भी। अच्छा, ऑनलाइन भी है, अलग अलग बैच है। हाँ, वो ऑनलाइन एकदम अलग बैच है। पटना के बच्चे कनेक्ट करते हैं, पटना के बच्चे कनेक्ट, पटना के बच्चे हैं, नॉटरडेम के हैं,
और फिर वही बात हुई, आप डीपीएस और नोटरडेम के बच्चों को नाम ले रहे हैं, आप तो पटना हाई स्कूल का नाम लेंगे, आएंगे तब तो। हाँ बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, मैं क्या करूं, मैं डीपीएस भी तो नहीं जाता हूं ना लाने के लिए बच्चों को। वो आए हैं तो आए हैं, अब पटना हाई स्कूल के बच्चे हैं वो आएंगे, मुजफ्फरपुर से किसी को आना है वो जो आना चाहे। और बिहार के बच्चा लोगों को तो मतलब मेरा स्पेशल हमेशा फोकस रहता है। देखिए हम जब क्लास में रहते हैं, जब देखते हैं कि हमारे यहाँ का बच्चा सब कोने में दुबक रहा है, तो हम लोग को बोलते हैं, बिहारी बोल लेते हैं उसे, हम बोलते हैं कि तुम इनको जिन लोगों को तुम समझ लियो कि अरे ये सब तो हाई प्रोफाइल लोग हैं और ये डून स्कूल का है, वेलेंस का है, इनको पढ़ाने वाला ही बिहारी है, पढ़ाने वाला ही बिहारी। हाँ, आप समझ, हम खुद बिहारी हैं, तो तुम क्या चीज, क्योंकि हम उन लोग को देखते थे कि हमको तो एक सेकंड में समझ में आता है। हम भी तो ऐसे ही एक दिन आए थे, बिल्कुल ऐसे ही आए, जनता से घबराए, कोने में डूब के। फिर ऐसे ही मेरा एक टीचर था जो आया और बोला कि तुम क्या चीज का घबरा रहे हो, क्योंकि हमको पढ़ाने वाला भी बिहारी था। बिल्कुल। अच्छा, आपको भी पढ़ाने वाला बिहारी? हमको ही पढ़ाने वाला बिहारी। अच्छा, वही हमको बता रहे हैं, जब हम उनको यही बोलते हैं। अच्छा, ये 7 बच्चे में आपने कहा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पहुंच जा रहे हैं 54 के करीब। हमने यह भी सुना कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड तक आपके बच्चे जा रहे हैं। मैं लंदन में, सर मेरे यहाँ से हमको लगता है कि 150 से 200 बच्चे। 150 से 200 बच्चे? अगर आज डेट के हम लंदन जाए तो 150 लोग का गैदरिंग हो जाए। अच्छा, मतलब मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये सब सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं। और ये इनको इंडिया में रुकना नहीं है, ठीक है, ये चॉइस है, पर्सनल चॉइस है ज्ञानेश्वर जी, कि आप। संजय झा के भी दोनों बच्चे बाहर चले गए? वो सब बाहर गए, बट ये लोग सब नेशनल लॉ स्कूल से पढ़े हैं। नेशनल लॉ स्कूल से? हाँ, दोनों बच्चे बहुत मेरिटोरियस हैं। मेरिटोरियस? बहुत मेरिटोरियस। मुझे नहीं, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सब पॉलिटिशियन के बच्चे और क्या है, मतलब इतना फोकस। और संजय झा जी खुद बहुत अवेयर पेरेंट है। अच्छा। मतलब होता है ना, वो बच्चों का पढ़ाई अलग और पॉलिटिक्स अलग। पॉलिटिक्स अलग। तो बहुत अच्छे बच्चे उनके दोनों। बच्चे सब बहुत मेरिटोरियस बच्चे। तो आईएएस हो गया होता है, मतलब कभी क्वालिफाई किया हो, कभी उसका बेटा है तो अरे आईएएस करके दिखा दिया, आप रोते ही रह गए कि मेरा बेटा, उसका बेटा करते हैं। तो ये सब एक्सक्यूजेज है। राजा का बेटा राजा बनेगा वाला जो मूवी आया था वो नहीं रहा। मेरिट है, वो पॉलिटिकल पार्टी में चल सकता है। हाँ, वो सब जहाँ वो सब चल सकता है पॉलिटिकल पार्टी जहाँ पर आपको नेपोटिज्म है कि उसका बेटा उसको और उसका बेटा उसको, ये सब चल सकता है। एक एंट्रेंस जो होता है उसमें ये नहीं हो सकता है। आपके अंदर मेरिट है, आप निकालिए, नहीं मेरिट है आप नहीं निकाल पाएंगे। सेकंड है ज्ञानेश्वर जी, जो हम पटना में जो देखते हैं चीज़ों को, अब वहाँ क्या है, आप एक फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट का लेकर आते हैं, आप उसका गुडविल लेकर के आते हैं, वहाँ पे लोकल 3-4 टीचर को रखे उस पर। तो ये टीचिंग तो हम नहीं करेंगे, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। चलिए, हम तो किसी की शिकायत ना करें, बिहार के लिए कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं? आप बिहारी हैं, बिहार में आने की इच्छा तो बहुत है। कुछ देना चाहते हैं बिहार को? हाँ बिल्कुल, हम आएंगे। मतलब अब हम यहाँ से फ्री हो तब तो आए। मतलब आपको ऑनलाइन क्लासेस है, उसमें आ सकता है ऑनलाइन। बट एज ऑफ नाउ बिहार में आकर के और मतलब आपको तुरंत एक्शन में आकर के करने का कोई प्लान तो मेरा नहीं है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन कोई आएगा तो बिल्कुल आ सकता है। कुछ बच्चे बिहार के आते हैं यहाँ पे, हॉस्टल में रह करके पढ़ते हैं। लेकिन आपको मेरा कोई तुरंत पटना आने का कोई प्लान नहीं। फीस बहुत महंगा नहीं है ना? नहीं यार, मेरा वही है जो बाकी लोग का है। अच्छा, आपका भी वही है जो बाकी लोग का है। केवल एडमिशन कठिन है। हाँ, एडमिशन क्योंकि मेरे पास इनटेक कम है। मतलब हम उतना ही को लेते हैं ज्ञानेश्वर जी जितना को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब जिनको हमको लगता है कि आप एक साथ 1500 बच्चा को, 1000 बच्चा को, 500 बच्चा को नहीं पढ़ा सकते हैं ना, आप पढ़ा दीजिएगा। उधर उस साइड से क्या हुआ आपको कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि ये कमोडिटी नहीं है जो आपके सामने बैठा हुआ है कि आप होता ना बोल रहे हैं या रिकॉर्ड हो रहा है। वो एक बच्चा है जिसका दिमाग का समझने का एक कैपेसिटी है। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इतने बड़े क्राउड को। 30 बच्चा के आगे संभालना मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता कि लोग 1500, 1600, 2000 को कैसे जस्टिफाई 5,000 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आजकल। मतलब वो बड़ा हॉल में चलता है, उसमें क्या बोलता है, क्या समझता है, क्या नहीं होता है। और ऑफलाइन में तो इस तरह का सीट हमको बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, ये निशान प्रकाश जी थे जो देश के सबसे डिमांडिंग और सबसे ज्यादा प्रभावी, जिनके यहाँ हमने कहा कि लाइन लगी रहती है कि मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, तो हैं बिहारी। इसलिए गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, निशान जी भी बिहारी हैं। आगे भी ऐसे शख्सियतों से आपको मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।